हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं भी मेरी साइड से कोशिश करता हूं कि रोज़ आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियोस लेकर आऊं, सो दैट कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। बेटा इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए रेशो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 9 लेकर आया हूँ। ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें से 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाएगा। यानी इससे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ये मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़कर दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कटरीना लिमिटेड है जिसका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 दिया है। वांट्स यू टू टेल, आपसे पूछ रही है कि आप बताइए कि गिवन सिचुएशंस में जो डेट इक्विटी रेशियो है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इन सारी सिचुएशन में हमारा डेट इक्विटी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मींस डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए बेटा जी 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा जी ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो क्या दिया है। बेटा जी हमको क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 2:1, 2:1 यानी 2:1। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2/1, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बेटा जी डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब मैंने कहा आपको कि क्या मैं 2 को 2 लाख रुपीस लिख लूँ और 1 को 1 लाख रुपीस लिख लूँ। तो अब आप थोड़ा सा सोचने लग जाओगे कि सर आपने 2 को 2 लाख क्यों लिखा और 1 को 1 लाख क्यों लिखा। बेटा इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने 2 को 2 लाख और 1 को 1 लाख इसलिए माना सो दैट कि ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा दूँ, ताकि आपको इसका रीज़न इंक्रीज या डिक्रीज का रीज़न आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लॉजिकली आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। सर आपने 2 को 2 लाख माना है, 1 को 1 लाख माना है, हम 2 को 20,000 या 2 को 2,000 और 1 को 10,000 और 1,000 मान सकते हैं। हाँ बेटा आप मान सकते हो। यहाँ पर क्या है, मैंने 2 लाख 1 लाख इसलिए माना है सो दैट कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए और मुझे कम टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डन बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट्स आपको बेटा जी सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटा जी फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी मैंने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। अगर बेटा जी मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, मैं मेन एंट्री बनाकर दिखा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा जी मेरे पास क्या होगा, पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, तो बेटा जी मेरे पास बैंक करके पैसा कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए, और मार्केट में मेरे कितने रुपए के शेयर्स इशू हो जाएंगे 1 लाख का। इससे डेट इक्विटी रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा जी जो मेरा डेट था, लॉन्ग टर्म डेट था, वो था 2 लाख रुपीज़ का, उस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। और जो मेरा शेयर होल्डर फंड था, यानी जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व सरप्लस आता है, और इसके अलावा जो हमारे लॉसेस होते हैं मिसलिनियस एक्सपेंडिचर वो माइनस हो जाते हैं। तो अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा तो ऐसे में बेटा जी मेरा 1 लाख रुपए से क्या होगा, शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बेटा जी अगर मैं 2 लाख को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, सर हमारा आंसर आएगा 1:1। बेटा पहले आंसर आ रहा था 2:1, अब आ रहा है आंसर 1:1, यानी मेरा आंसर क्या हो रहा है, सर हमारा आंसर डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। जी बेटा जी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाया कि इस तरीके से हमारा रेशियो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आइए बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 था, अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। बेटा जी यहाँ पर लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर मुझे डेटर से कैश रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेटा जी मुझे डेटर से कितने रुपए मिले, 1 लाख रुपए मिले फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे में बेटा जी डेट इक्विटी रेशियो पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा जी क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो में ऊपर तो आते हैं लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में मेजरली डिबेंचर आता है, बैंक लोन आता है और पब्लिक डिपॉजिट आता है। तो यहाँ पर ना तो डिबेंचर है, ना बैंक लोन है, ना पब्लिक डिपॉजिट है, यानी हमारे लॉन्ग टर्म डेट पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
इसके अलावा शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस यानी कि प्रॉफिट और लॉस आते हैं और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आते हैं, उनमें से भी कोई नहीं है। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे डेट इक्विटी रेशियो पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी 2 लाख था 1 लाख है। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है। तो ऐसे में बेटा पहले भी आंसर 2:1 था, अब भी 2:1 है। तो यहाँ पर हम आंसर बोलेंगे सी, नो इफेक्ट। तो इसका इस पॉइंट का हमारे जो रेशियो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए बेटा जी पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है बेटा जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा पैसे वापस करना। तो यहाँ पर मैंने डिबेंचर का पैसा वापस कर दिया है, यानी मैंने लोगों को जब शेयर इशू किए थे तो बेटा जी पैसा आया था और शेयर्स गए थे। अब मैं डिबेंचर का पैसा लोगों को वापस करूँगा तो डिबेंचर वापस लूँगा और उनका पैसा उन्हें लौटा दूंगा। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा जी पैसा लौटाऊंगा तो पैसा जाएगा, आप सोच के देखो अपने दिमाग से। तो मैंने डिबेंचर्स का पैसा लौटा दिया। फॉर एग्जांपल बेटा जी मैंने यहाँ पर डिबेंचर का 1 लाख रुपया लौटा दिया। अगर मैं डिबेंचर का पैसा लौटाऊंगा तो मेरे डेट इक्विटी रेशियो पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा जी मेरे जो लॉन्ग टर्म डिबेंचर थे वो 2 लाख थे, उसमें से मैंने 1 लाख रुपये लौटा दिए। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी मेरे जो डिबेंचर हैं वो 1 लाख रुपये से कम हो जाएंगे। तो ऐसे में बेटा जी जो मेरे नए लॉन्ग टर्म डेट होंगे वो 1 लाख होंगे। जो हमारा शेयर होल्डर फंड है वो 1 लाख है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर बेटा जी मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा, 1 लाख को 1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 1:1। पहले आंसर आ रहा था 2:1, अब आ रहा है 1:1, यानी कि यहाँ पर मेरा आंसर बेटा जी डिक्लाइन कर रहा है। डन। उसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा जी। अब हम 4th नंबर का पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा जी 4th नंबर का पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है बेटा जी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने उधार स्टॉक खरीदा है। बेटा जी अगर मैं उधार स्टॉक खरीदूंगा तो मेरे पास आएगा क्या बेटा जी, स्टॉक। और उधार खरीदता हूँ तो नीचे क्या आ जाएंगे बेटा जी, क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मैंने 1 लाख रुपए का उधार स्टॉक खरीदा है, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा जी डेट इक्विटी रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे में जो डिबेंचर है वो 2 लाख थे, उस पर तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो ये एज इट इज आ गया। इसके अलावा स्टॉक और क्रेडिटर का शेयर होल्डर फंड से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो भी एज इट इज रहा 1 लाख। तो आंसर क्या आएगा, 2:1। पहले भी 2:1, अब भी 2:1, यानी आंसर आएगा बेटा जी सी, नो इफेक्ट। डन। अब आते हैं बेटा जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट नंबर है 5। यहाँ पर दिया हुआ है बेटा जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। हमने यहाँ पर बेटा जी डिबेंचर का पैसा लौटा दिया है और बदले में हमने उन्हें इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं। चलिए आइएगा बेटा जी, जब डिबेंचर का पेमेंट करूँगा तो बेटा जी डिबेंचर वापस आएंगे पब्लिक से, मैं अपना सर्टिफिकेट पब्लिक से वापस ले लूँगा और उन्हें बदले में क्या इशू कर दूंगा, अपने इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है, मेरे पास बेटा जी सपोज करिए 1 लाख के डिबेंचर को मैंने बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए। तो व्हाट गोज आउट बेटा जी, इक्विटी शेयर, व्हाट कम्स इन डिबेंचर। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेटा जी जो मेरे डिबेंचर थे वो 2 लाख थे और मैंने 1 लाख के डिबेंचर का पैसा वापस लौटा दिया है, तो ऐसे में मेरे जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 1 लाख रुपये से कम हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे, 1 लाख। मेरे जो शेयर होल्डर फंड था वो 1 लाख का था, नए 1 लाख के शेयर इशू करने से जो मेरा शेयर होल्डर है फंड है बेटा जी वो 1 लाख से इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में बेटा जी मेरा जो आंसर आने लगा है वो आने लगा है 2 लाख, यानी पहले आंसर आ रहा था 2:1, अब आ रहा है आंसर 1:2, यानी मेरा आंसर जो है पहले के कंपैरेटिवली बेटा जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर मैं आंसर बोलूँगा बेटा जी डिक्लाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा जी, पॉइंट नंबर 6 पे। यहाँ पर लिखा है कि हमने शेयर्स दिए हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। बेटा जी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स एज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मैंने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली है और बदले में बेटा जी मैंने उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए। आप इक्विटी की जगह प्रेफरेंस शेयर भी मान सकते हो बेटा जी। तो यानी मैंने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी है शेयर्स देकर, तो इसका मेरे डेट इक्विटी रेशियो पे क्या असर पड़ा बेटा जी। ऐसे में ये जो मेरे लॉन्ग टर्म डेट थे वो 2 लाख थे, वो एज इट इज़ 2 लाख रहेंगे, उस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।
इसके अलावा जो शेयर होल्डर फंड था वो 1 लाख का था, नए शेयर इशू करने से मेरा जो शेयर होल्डर फंड है वो 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में बेटा जी अगर मैं 2 लाख को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1:1। पहले आंसर आ रहा था 2:1, अब आ रहा है आंसर 1:1, यानी कि मेरा आंसर क्या हो रहा है बेटा जी, डिक्लाइन हो रहा है। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे कि अगर नीचे वाली चीज यानी अगर शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होता है तो आंसर डिक्लाइन आता है, और अगर लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज होते हैं बेटा जी तो हमारा आंसर इंप्रूव करेगा। यानी इसके बढ़ने से आंसर इंप्रूव होता है, इसके बढ़ने से आंसर क्या होता है बेटा जी, डिक्लाइन करता है। डन। आइएगा 7th नंबर के पॉइंट पे आते हैं बेटा जी। 7th नंबर के पॉइंट में दिया हुआ है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है डिबेंचर्स देकर। अब आप समझेगा यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हुआ तो हमारा आंसर क्या किया, डिक्लाइन। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने बिल्डिंग खरीदी है डिबेंचर्स देकर, तो ऐसे में बेटा जी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मेरे पास आ क्या रहा है बेटा जी, बिल्डिंग आ रही है, कितने रुपए की, 1 लाख की, और बदले में मैंने उन्हें क्या दे दिया बेटा जी, डिबेंचर्स दे दिए। तो डेट इक्विटी रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे में मेरा आंसर बेटा जी, जो मेरा लॉन्ग टर्म डेट थे वो 2 लाख थे, 1 लाख के मैंने और नए डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो अब ऐसे में बेटा जी जो मेरा लॉन्ग टर्म डेट है वो बढ़कर हो गया 3 लाख रुपए, और बेटा जी जो मेरा शेयर होल्डर फंड है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे में बेटा जी मेरा जो आंसर है वो अब आने लगेगा 3:1। तो यानी पहले आ रहा था 2:1, अब आ रहा है 3:1, यानी कि मेरा आंसर इंप्रूव कर रहा है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा जी कि अगर शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होता है तो आंसर डिक्लाइन करता है, और लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज होते हैं तो बेटा जी आंसर क्या करता है, इंप्रूव करता है। आइएगा बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने 8 नंबर के पॉइंट पे। यहाँ पर दिया हुआ है बेटा जी कि हमने 50% शेयर्स देकर और 50% डिबेंचर्स देकर बेटा जी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है। फॉर एग्जांपल बेटा जी मैंने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, मैंने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, और बदले में बेटा जी मैंने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए के तो अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, और बेटा जी 1 लाख रुपए के मैंने अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो ऐसे में बेटा जी क्या हुआ, इससे बेटा जी जो मेरा डेट इक्विटी रेशियो है इस पर क्या फ़र्क पड़ा। बेटा जी जो मेरे लॉन्ग टर्म डेट थे वो 2 लाख थे, डिबेंचर इशू करने से बेटा जी वो 1 लाख से इंक्रीज हो गए। तो अब लॉन्ग टर्म डेट बढ़कर कितने हो गए बेटा जी, 3 लाख रुपए के। और जो शेयर होल्डर फंड था वो बेटा जी 1 लाख था, 1 लाख के शेयर इशू करने से मेरा जो शेयर होल्डर फंड है बेटा जी वो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हो गया 2 लाख रुपए। तो ऐसे में बेटा जी अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 1.5:1, यानी अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो ऐसे में आंसर डिक्रीज आता है। अगर लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज होते हैं तो इम्प्रूव, शेयर होल्डर फंड अगर इंक्रीज होता है तो बेटा जी क्या हो रहा है, आंसर डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा जी यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, डिक्लाइन। तो ये आंसर हो गया डिक्लाइन। तो बेटा जी ये था आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो, रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 1। इससे रिलेटेड डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा आपसे एमसीक्यू में, सो दैट कि मेरे माइंड में था कि मैं ये टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज करा दूं, सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बेटा अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।